मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे हम रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके 15वें भाग पर दृष्टि डालेंगे। अभी तक हम इसके 14 भाग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, जो कि आपकी पुस्तक में 4.7 पर दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद हम आणविक कक्षकों का निर्माण कैसे होता है, परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग, जो कि आपकी पुस्तक में 4.7.1 पर दिया हुआ है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत एफ हुंड तथा आर एस मुल्किन द्वारा सन 1932 में विकसित किया गया। इस सिद्धांत के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, जो आणविक कक्षक सिद्धांत है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वह एफ हुंड तथा आर एस मुल्किन द्वारा 1932 में विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के कुछ लक्षण इस प्रकार से। पहला, जिस प्रकार जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षकों में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं इस सिद्धांत के हिसाब से, जिस प्रकार जो परमाणु है वह इलेक्ट्रॉन में विभिन्न परमाणु कक्षकों में रहते हैं, उसी प्रकार से अणु में जो इलेक्ट्रॉन है वह विभिन्न आणविक कक्षकों में रहते हैं। आणविक कक्षक तुल्य ऊर्जाओं एवं उपयुक्त सममिति परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं। जो आणविक कक्षक है वह तुल्य ऊर्जाएं एवं उपयुक्त सममिति परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं। ठीक है, परमाणु कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन केवल एक ही नाविक के प्रभाव में रहता है, जबकि आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक नाविक द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है ना, परमाणु कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वह केवल एक ही नाविक के प्रभाव में रहते हैं, है ना। जैसे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन है तो वह सिर्फ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से ही, मतलब हाइड्रोजन के नाभिक से ही के ही प्रभाव में रहेगा। लेकिन जब हम H2 अणु की बात करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन के दो नाभिक हैं, है ना, तभी तो अणु बना है। तो वह उन दोनों नाविकों के प्रभाव में रहता है ना। ऐसी बहुपरमाणु जो अणु होते हैं उनमें दो या दो से अधिक नाभिक के प्रभाव में रहता है इलेक्ट्रॉन, है ना। यह संख्या अणु में परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार परमाणु कक्षक एकल केंद्रीय होता है, जबकि आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होता है ना। इसी प्रकार इस वजह से जो परमाणु कक्षक है वह एकल केंद्रीय होता है, जबकि आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होता है। बने हुए आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है ना। जो बने हुए आणविक कक्षक हैं, है ना, तो बने हुए आणविक कक्षकों की संख्या जो है वह संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जब दो परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है तो दो आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब हम दो परमाणु कक्षकों को मिलाते हैं तो हमें दो आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। एक को हम आवर्धन आणविक कक्षक कहते हैं और दूसरे को प्रति आवर्धन आणविक कक्षक कहा जाता है। ठीक है, क्या जब दो परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है तो हमें दो आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं, जिनमें से हम एक को आवर्धन आणविक कक्षक बोलते हैं और दूसरे को प्रति आवर्धन आणविक कक्षक बोलते हैं। ठीक है, चलो। आवर्धन आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है, अतः उसका स्थायित्व संगत प्रति आवर्धन आणविक कक्षक से अधिक होता है। देखो, हमने अभी देखा कि हम दो आणविक कक्षक, मतलब दो परमाणु कक्षकों को जब मिलाते हैं तो हमें दो आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक आवर्धन आणविक कक्षक होता है और दूसरा प्रति आवर्धन आणविक कक्षक होता है। जो आवर्धन आणविक कक्षक है उसकी ऊर्जा कम होती है, किसकी तुलना में? प्रति आवर्धन आणविक कक्षक की तुलना में आवर्धन आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है, जिस वजह से वह अधिक स्थायी होता है। ठीक है, अतः उसका स्थायित्व संगत प्रति आवर्धन आणविक कक्षक से अधिक होता है। ठीक है, जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण परमाणु कक्षक द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार किसी अणु में नाभिकों के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण आणविक कक्षक द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार जैसे हम परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण परमाणु कक्षकों द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से अणु में नाभिकों के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण आणविक कक्षक द्वारा दिया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, परमाणु कक्षकों को भांति आणविक कक्षकों को भी पाउली सिद्धांत तथा, है ना, मतलब परमाणु कक्षकों की भांति आणविक कक्षकों को भी
पाउली सिद्धांत तथा हुंस के नियम का पालन करते हुए ऑब्वाव नियम के अनुसार भरा जाता है। ठीक है, परमाणु कक्षकों में भी की भांति, मतलब जो जैसे हम परमाणु कक्षकों को भरते हैं वैसे ही आणविक कक्षकों को भी पाउली सिद्धांत तथा हुंड के नियम का पालन करते हुए ऑब्वाव नियम के अनुसार ही भरा जाता है। जैसे परमाणु कक्षकों को वैसे ही आणविक कक्षकों को। ठीक है, अब हम देखेंगे आणविक कक्षकों का निर्माण। किसके? परमाणु कक्षकों का रेखिक संयोग। ये आपकी पुस्तक में 4.7.1 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, जैसा आप जानते हैं कि तरंग यांत्रिकी के अनुसार, ठीक है, तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु कक्षक को एक तरंग फलन के रूप में दर्शाया जा सकता है। यह फलन इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को दर्शाता है ना। ये जो फलन है वह इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम या फिर एम्पलीट्यूड को दर्शाता है तथा इसे श्रोडिंगर समीकरण के हल द्वारा प्राप्त किया जाता है। परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले निकाय के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए आणविक कक्षक जो अणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है को श्रोडिंगर समीकरण के हल से सीधे प्राप्त करना कठिन है। इस कठिनाई का निराकरण एक सन्निकट विधि के सहारे किया जाता है। ठीक है, इस विधि को परमाणु कक्षकों का रेखिक संयोग या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO कहते हैं। ठीक है, देखो जैसा हमें पता है कि जो तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु कक्षक को हम एक तरंग फलन के रूप में दर्शा सकते हैं, है ना। लेकिन मतलब ये जो फलन है ये इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम या फिर एम्पलीट्यूड को दर्शाता है। ठीक है, तथा इसे श्रोडिंगर समीकरण के हल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक से अधिक जब इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन वाले निकाय को हम इस समीकरण से हल नहीं किया जा सकता, है ना। इसलिए जो आणविक कक्षक है जो अणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है को श्रोडिंगर समीकरण के हल से सीधा प्राप्त करना कठिन है। इसलिए हम उन्हें एक सन्निकट, है ना, मतलब अप्रोक्सीमेट विधि के सहारे करते हैं। इस विधि को हम परमाणु कक्षकों का रेखिक संयोग या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम एक समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु जो कि जैसे हाइड्रोजन को ले लें, है ना, H2 को ले लें, पर इस विधि का अनुप्रयोग करें। ठीक है, अब ये जो विधि हमने पढ़ी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर परमाणु कक्षकों का रेखिक संयोग, इसका उपयोग हम H2 पर करते हैं। ठीक है, मान लें कि हाइड्रोजन अणु दो हाइड्रोजन परमाणु A तथा B से बने हैं, है ना। जो H2 है उसमें दो परमाणु है, हाइड्रोजन A और हाइड्रोजन B। ठीक है, दोनों परमाणु एक समान ही है, केवल सुविधा के लिए उन्हें A तथा B से चिन्हित किया गया है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में उसके 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। हमने एक हाइड्रोजन अणु लिया, H2 लिया, है ना, और हमने माना कि वह दो परमाणु से, हाइड्रोजन के परमाणु से बना हुआ। एक परमाणु को हमने A कहा और दूसरे परमाणु को B कहा। ठीक है, A और B सिर्फ चिन्हित करने के लिए हमने नाम रखे हैं, है ना। दोनों जो हाइड्रोजन परमाणु है वह एक समान ही है और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में उसके 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन परमाणु कक्षकों को हम तरंग फलन psi-a तथा psi-b द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, गणितीय रूप में आणविक कक्षकों को परमाणु कक्षकों के रेखिक संयोग व्यक्तिगत परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों psi-a तथा psi-b के योग या अंतर द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, क्या गणितीय रूप में से आणविक कक्षकों को, जो आणविक कक्षक है, को परमाणु कक्षकों के रेखिक संयोग व्यक्तिगत परमाणु कक्षकों के तरंग फलन psi-a तथा psi-b को उनके योग तथा अंतर द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे अगर हम ये देखें psi-mo जो है वो क्या है, psi-a प्लस psi-b, psi-a प्लस माइनस psi-b, है ना, मतलब psi-a प्लस psi-b भी हो सकता है और psi-a माइनस psi-b भी हो सकता है। इस प्रकार हमने दो आणविक कक्षक माने, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। तो सिग्मा क्या हो गया, psi-a प्लस psi-b हो गया, और सिग्मा स्टार क्या हो गया, psi-a माइनस psi-b हो गया। देखो psi-mo जो है वह psi-a प्लस psi-b हो सकता था और psi-a माइनस psi-b भी हो सकता है ना। इसलिए हमने उन्हें दो आणविक कक्षक में, इस प्रकार तो हमें दो आणविक कक्षक मिल गए, है ना। जो योग वाला है उसे हमने सिग्मा बोल दिया और जो घटाने वाला है ना, जिसमें हम psi-a में से psi-b को घटा रहे हैं, उसे हमने सिग्मा स्टार के रूप में प्रदर्शित कर दिया। तो सिग्मा हो गया psi-a प्लस psi-b और सिग्मा स्टार हो गया psi-a माइनस psi-b। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो हम आगे चलते हैं। अब देखो, परमाणु कक्षकों के योग से बनने वाले आणविक कक्षक psi को आवंदन आणविक कक्षक तथा परमाणु कक्षकों के अंतर से बनने वाले आणविक कक्षक
सिग्मा स्टार को प्रति आवर्धन आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है, हमने सिग्मा को आवर्धन आणविक कक्षक बोला है ना, जो कि दोनों परमाणु कक्षकों के योग से बनता है, और सिग्मा स्टार को हमने प्रति आवर्धन आणविक कक्षक बोला, जो कि इनके अंतर से बनता है। ठीक है, तो हो गया सिग्मा स्टार क्या हुआ, साई ए माइनस साई बी, और सिग्मा क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रति आवर्धन कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों से अधिक है, और इसे हम बोलते हैं आवर्धन कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ये देखो बढ़ती ऊर्जा है, तो जो सिग्मा स्टार है इसकी ऊर्जा क्या है, इससे ज्यादा है ना, कितनी देखो, इसमें से हमने साई ए माइनस साई, मतलब इसकी ऊर्जा जो है वह साई भी ज्यादा है ना, मतलब साई भी नहीं, तो आप बस इतना याद रखिए, जिसकी जो ऊर्जा है वह परमाणु कक्षकों से अधिक है। ठीक है, ये परमाणु कक्षकों से अधिक है, और इसकी आवर्धन कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम है। ठीक है, तो प्रति आवर्धन की ज्यादा होती है, आवर्धन कक्षक की कम होती है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। आवर्धन आणविक कक्षक के निर्माण में आवर्ती परमाणुओं की दो इलेक्ट्रॉन तरंगे एक दूसरे को प्रबलित करती हैं। ठीक है, आवर्धन आणविक कक्षक के निर्माण में जो आवर्ती परमाणु की दो इलेक्ट्रॉन तरंगे हैं वह एक दूसरे को प्रबल करती हैं। दूसरी ओर प्रति आवर्धन आणविक कक्षक के निर्माण में ये इलेक्ट्रॉन तरंगे एक दूसरे को निरस्त करती हैं। ठीक है, इनके परिणाम स्वरूप आवर्धन आणविक कक्षक में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व आवर्धन परमाणुओं के बीच अवस्थित होता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप जो आवर्धन आणविक कक्षक है इसमें जो अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व है वह आवर्धित परमाणुओं के बीच अवस्थित होता है। नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में है, इसलिए इसलिए जो नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण है वह बहुत कम होता है। जबकि प्रति आवर्ती आणविक कक्षक में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाभिकों के बीच के क्षेत्र से दूर अवस्थित होते हैं। ठीक है, आणविक कक्षक में इनके बीच में होते इलेक्ट्रॉन घनत्व आवर्धित परमाणु के बीच अवस्थित होता है। ठीक है, और नाभिक के बीच जो प्रतिकर्षण है वह कम होता है, जबकि प्रति आवर्धिक आणविक कक्षक में जो अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व है वह दोनों नाभिकों के बीच के क्षेत्र से दूर अवस्थित होता है। वास्तव में दोनों नाभिकों के मध्य एक निस्पंद तल, जिसे हम नोडल प्लेन बोलते हैं, होता है। क्या होता है, दोनों नाभिकों के मध्य एक निस्पंद तल या फिर नोडल प्लेन होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, अतः नाभिकों के बीच उच्च प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं है, इसलिए जो नाभिकों के बीच जो प्रतिकर्षण है वह सबसे अधिक होगा। आवर्ती आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, आवर्ती आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसके विपरीत प्रति आवर्धन आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन अणु को अस्थायी करते हैं। ठीक है, याद रखना कि आवर्ती आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वह अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं, जबकि प्रति आवर्धन आणविक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वह अणु को अस्थायी कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिकों के बीच आकर्षण इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण से कम होता है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों के बीच जो आकर्षण है वह इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण से कम होता है, और इससे ऊर्जा में सकल वृद्धि होती है। ठीक है, यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रति आवर्धन कक्षक की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से उतनी मात्रा में अधिक हो जाती है जितनी मात्रा में आवर्धन आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है। ठीक है, क्या ये हम देख रहे थे ना कि इसकी जो ऊर्जा है वह कितनी ज्यादा और कितनी कम होती है। ठीक है, तो जो प्रति आवर्धन कक्षक की ऊर्जा जो ऊर्जा है वह संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से उतनी मात्रा में अधिक हो जाती है जितनी मात्रा में आवर्धन आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है। इस प्रकार दोनों आणविक कक्षकों की जो कुल ऊर्जा है वही रहती है जो दो मूल परमाणु कक्षकों की होती है। ठीक है, मतलब जो प्रति आवर्धन कक्षक की जो ऊर्जा है वह संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से उतनी ही ज्यादा होती है जितनी आवर्धन आणविक कक्षक की कम होती है। इस प्रकार दोनों आणविक कक्षकों की जो कुल ऊर्जा है वह उतनी ही रहती है जितनी दो मूल परमाणु कक्षकों की होती है। ठीक है, इतना समझ आ गया है ना। तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने आणविक कक्षक सिद्धांत, जो कि आपकी पुस्तक में 4.7 पर दिया है, उस पर चर्चा की। उसमें हमने आणविक कक्षकों का निर्माण देखा, परमाणु कक्षकों का
रेखिक संयोग, ठीक है। और ये आपकी पुस्तक में 4.7.1 पर दिए हैं, तो अवश्य इन्हें वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगले भाग में हम इसके आगे परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें, जो कि आपकी पुस्तक में 4.7.2 पर दी हुई है, इस पे चर्चा करेंगे। और अंततः आणविक कक्षकों के प्रकार, इनके जो आणविक कक्षक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है, इनके प्रकार क्या होते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। और ये आपकी पुस्तक में 4.7.3 पर दिए हुए हैं, तो इन दोनों को अवश्य वहां से देख लीजिएगा। बाकी अगले भाग में हमने करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।